चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक छोटा सा जो आपको आगे वीडियो बताया, उसको टेक्स्ट बुक में एक लाइन ही दी है कि लेटरल शिफ्ट। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल भी आएगी। तो पहले थोड़ा वो ले लेते हैं, व्हाट इज लेटरल शिफ्ट। तो हियर see the figure, you know this is glass slab of thickness T. This is air, has a medium 1, refractive index of N1. Glass slab of refractive index N2 is equal to, suppose an third medium is N3 is air, same refractive index N3 is equal to N1. This is normal. Thickness of the slab is T. Now ray is incident on that. Angle of incidence is I. Now rarer to denser, that's why it's deviated by delta, and angle of refraction is R, is bended towards the normal because rarer to denser. Now denser to rarer, 2 to 3, it's away from that. And now if we measure the angle, then this angle remains I, angle remains same, and that's why this is parallel to original path. This means by putting this rectangular slab medium, what happens? Okay, this ray is shifted from its original path. It's shifted. How much shifted? Okay, perpendicular distance is x. तो वो perpendicularly x जितनी शिफ्ट हुई, तो दिस डिस्टेंस इज नॉन एज, क्या कहेंगे? लेटरल शिफ्ट. लेटरल मीन्स परपेंडिकुलर शिफ्ट. तो दिस इज x. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? तो लेटरल शिफ्ट की फॉर्मूला याद रखना, जनरल फॉर्मूला है x इज इक्वल टू t into sin I minus R upon cos R. T sin into bracket I minus R upon cos R. हाँ, अगर कोई एमसीक्यू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है तो पहले स्नेल्स लॉ से आई एंड आर फाइंड कर लेनी है। हाँ, दोनों में से एक दिया होगा तो दूसरी फाइंड हो जाएगी। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दैट। तो ये नोट डाउन करके रखना। यस, आप इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एमसीक्यू, आप बोर्ड के एमसीक्यू देखेंगे, नीट के देखेंगे, जेडबलई के, गुड सीईटी के। ये होता ही है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। लेकिन उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं जो बहुत ही इजी है, और फिर आप उस ट्रिक से काम करो, आपके एमसीक्यू हो ही जाएंगे। क्या है? ओके, व्हाट इज रियल एंड एपरेंट डेप्थ? तो सपोज दिस इज द ग्लास टैंक is empty. Empty means outside the tank is air, inside the tank is also air. At that time, if we think about its depth, so this depth is actually real depth. Depth means its real depth, and that real depth I indicate with HO, इसलिए कि इजी रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे बॉटम में
हमने एक कॉइन रखा है जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको हम परपेंडिकुलरली यहां से ऑब्जर्वर देखता है, तो व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व दिस कॉइन, तो उसको ये डेप्थ उतनी ही लगेगी जितनी रियल है, क्योंकि एयर टू एयर है, मीडियम डज नॉट चेंज, दैट्स व्हाई वेलोसिटी डज नॉट चेंज, एंड वेलोसिटी डज नॉट चेंज मींस velocity is equal to speed is equal to distance by time। तो distance does not change, तो यहां पे उसको रियल में यही डेप्थ लगेगी जो है। नाउ इट्स फिल्ड विथ वाटर, कोई डिफरेंट मीडियम की जो डेंसर है, वो डेंसर मीडियम से हमें इसको फिल कर दिया, और फिर यहां से देखते हैं क्या होगा। तो अब देखना, ऑब्जर्वर जो है वो रेयर मीडियम में है, एयर में, और ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है। तो जब ऑब्जर्वर देखेंगे उसको, तो लाइट एयर टू वाटर जाएगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी, और रेयरर टू डेंसर गई तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब पहले डिस्टेंस जो 10 मीटर कवर करता था, अब वो 10 मीटर कवर नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है, तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। सपोज नाउ दैट डिस्टेंस कवर बाय 7.5। बस ये आपको मालूम है कि आप साइकिल से जा रहे हैं, डामर रोड पे आपकी स्पीड है, और फिर आप चले गए डेंसर मीडियम में, मतलब कि रोड खत्म हो गया और डस्ट आ गई, रफ रोड आ गया, क्या होगा, आपकी साइकिल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इन सेम टाइम पर सेकंड आपकी डिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। बस ये माइंड में रखो, तो क्लियर हो जाएगा कि रेयर टू डेंसर जब लाइट जाएगी तब उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज होगी मतलब डिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो पहले वो डिस्टेंस कवर करता था HO, अब डिस्टेंस कवर करेगा लेस देन HO, सपोज दैट इज HI। मतलब कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन अब इसकी इमेज जो है वो यहां पे मिलेगी, मतलब कि अब उसकी डेप्थ जो है वो हो गई HI। तो दिस HI इज रियल डेप्थ? नो। क्यों? अगर हम वहां पे कॉइन को लेने जाएंगे तो हमें यहां पे कॉइन नहीं मिलेगा, हमें दिखाई देता है ऐसा कि यहां पे कॉइन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लेकिन है नहीं वहां पे कॉइन। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ है नहीं, एपरेंट डेप्थ दैट इज HI। और अब क्लियर है, दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, पहले हमने लिया था याद है, C/V, लैम्बडा इंटू एफ अपॉन लैम्बडा डैश इंटू एफ। वही बात है, लैम्बडा मतलब डिस्टेंस था, यही है वो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, डेंसर की इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मतलब ये हुआ कि अब यहां पे ये बात करें तो ये कॉइन शिफ्ट हुआ, कितना, ये शिफ्टिंग हुई उसकी, कितनी हुई, HO माइनस HI। तो यहां पे क्लियर हो गया कि HI लेस देन HO है,
और एच आई लेस देन एच ओ है, तो एच आई की वैल्यू क्या होगी, तो एच ओ से कम, एच ओ से कम, दैट्स वाई डिवाइडेड बाय एन, दैट्स वाई डिवाइडेड बाय एन। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही इजीली आपको काम हो जाएगा। अब डायरेक्ट शिफ्ट भी पूछते हैं कि बॉटम कितनी ऊपर दिखाई देगी, तो ऐसे एमसीक्यू में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, मीन्स नॉर्मल शिफ्ट डी इज इक्वल टू एच ओ माइनस एच आई, एच आई की वैल्यू एच ओ बाय एन, एच ओ कॉमन 1 माइनस 1 बाय म्यू, और यहां पे ये भी कर सकते हैं म्यू माइनस 1 बाय म्यू, तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उससे उल्टा कि बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, वो आप देख लेना, बिजी है। उल्टा करो कि सपोज यहां पे फिश है और यहां पे बर्ड है, और फिश वो बर्ड को देखती है, तो उल्टा हो गया, फिश ऑब्जर्वर है जो डेंसर मीडियम में है, और जो बर्ड है वो ऑब्जेक्ट है फिश के लिए, और वो रेयर मीडियम में है। तो सिंपल सी बात हो गई, ऑब्जर्वर जो देखेगा वो डेंसर में है, मतलब लाइट जाएगी डेंसर टू रेयर, और डेंसर टू रेयर गई तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, डेंसर टू रेयर, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब फिश को जो रियल हाइट पे बर्ड है, ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर वो दिखाई देगा, मतलब कि रियल में सपोज यहां पे है ऑब्जेक्ट, तो इसको दिखाई देगा एपरेंट यहां पे, और सिंपल है, इसका उल्टा कर दो तो वो मिल जाएगा। मतलब ये है कि आपको यही पकड़ना है कि ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, फिर ये समझना है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, मतलब एपरेंट हाइट इज मोर देन रियल हाइट, और उससे उल्टा ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, मतलब एच आई लेस देन एच ओ होगी। और ऐसे ही हमें बहुत सारी एग्जांपल मिलती है, वो आप देखना, बहुत मजा आएगा। सोचना, आप अप्रेंटिसशिप से हमें जो डे बाय डे लाइफ में मिलता है कि हम अर्थ पे है, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, ये हॉरिजन है। अब सन राइज होता है सुबह और सन सेट होता है जब शाम को, तो सनराइज का मतलब हॉरिजन से हम सन ऊपर आएगा तो हम कहेंगे सनराइज हुआ, नीचे गया तो कहेंगे सनसेट हुआ। तो एक्चुअल में क्या होता है समझना कि एक्चुअल पोजीशन सन की यहां पे अभी राइज नहीं हुआ क्योंकि हॉरिजॉन से नीचे है, अब सनराइज नहीं हुआ है अभी, लेकिन ये रे जब रेयर टू डेंसर मीडिया में आएगा तो रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन से क्या होगा, ऑब्जर्वर कहां पे देखो डेंसर मीडियम में है, और डेंसर मीडियम में है तो उसको ये जो है वो ऊपर दिखाई देगा। दिस इज एक्चुअल पोजीशन, दिस इज एपरेंट पोजीशन, और ये जो डिस्टेंसेस है उस पर से उसकी स्पीड पर से टाइम फाइंड की, तो टाइम मिला कि रियल में
जब सनराइज होगी उससे 2 मिनट पहले हमारे लिए सनराइज हो गई होगी। उससे उल्टा एक्चुअली सनसेट हो गया है, फिर भी हमें 2 मिनट तक, मतलब 2 मिनट्स लेट, 2 मिनट तक हमें वो सन दिखाई देगा। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। चलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम जा रहे हैं। इसमें पूरा ध्यान रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज जो है जो आप करेंगे उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की, और अब देखना है कि रिफ्रैक्शन में से रिफ्लेक्शन कैसे हो जाता है, रिफ्रैक्शन में से रिफ्लेक्शन कैसे हो जाता है। और वही आपका एक न्यूमेरिकल है, एक मैजिशियन। तो ऐसी जो बातें हैं वो रिफ्रैक्शन में से रिफ्लेक्शन। तो देखिए क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हियर इन दिस फिगर this is air, rarer medium. This is water, denser medium. This is air water interface. Now inside the denser medium there is a point like source. Consider a small bulb. It emits the lights. We consider some rays from that. One, this ray is incident perpendicular to this interface, and that's why without deviation it's refracted. Now ray number 1, this is angle of incidence, this is angle of refraction. Here refraction take place, denser to rarer, that's why angle of incident is less than angle of refraction. Now if we are going far away from this O, so here for this situation we get angle of refraction becomes 90 degree for given angle of incidence. So 90 degree, that means this refracted ray is not in medium 1 or not in medium 2. That's why this ray is known as critical ray. Critical ray. Critical ray means angle of refraction is 90 degree. So here the angle of incident in the denser medium, for which the angle of refraction in a rarer medium is 90 degree, is called critical angle. तो एट दैट टाइम दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉन एज क्रिटिकल एंगल। मतलब कि डेंसर टू रेरर रे जानी चाहिए। सेकंड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 होगा तब डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे क्रिटिकल एंगल, is called critical angle of the denser medium and it's denoted by
I suffix C. This is, and here, think here, this angle is greater than critical angle. So at that time, here energy is totally come back to the same medium. So at that time, this angle is more than critical angle. So here in situation 1, for ray 1, angle of incidence is less than critical angle. Second ray, angle of incidence is equal to angle of critical, मतलब critical angle ही हो गया. And third, angle of incidence is greater than critical angle. तो यहां पे ये क्रिटिकल एंगल, अब द फेनोमेना इन विच a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle. Angle of incidence is greater than the critical angle. अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, फ्रॉम डेंसर टू रेरर, is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection. तो यहां पे जब भी आपको समझना है, फिर वो प्रिज्म हो या डेंसर मीडियम वाटर हो, ग्लास हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, ध्यान आपको यही रखना है कि देयर इज टू कंडीशंस आर देयर. वन, पहले चेक करना है कि रे डेंसर टू रेरर जा रहा है, क्योंकि डेंसर टू रेरर जाएगा तभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा और 90 पॉसिबल होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. हाँ, रेरर टू डेंसर मना कर देना कि भाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, आगे ही नहीं जाना है. तो पहले चेक करना है कि रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर. यस, मतलब उसकी एंगेजमेंट हुई, अब मैरिज की पॉसिबिलिटी है. और सेकंड, व्हेन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम्स इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और ग्रेटर देन दैट, क्रिटिकल एंगल और ग्रेटर देन दैट, स्लाइटली ग्रेटर देन दैट, तो फिर कोई भी, मतलब जो हम कहते हैं ना बाउंड्री, यहां पे एक स्टेट है, यहां पे दूसरा स्टेट है, ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री से इस तरफ जाओ तो फिर यहां हो या यहां हो, यहां हो, यही स्टेट में आप रहेंगे. मतलब इंपॉर्टेंट है बाउंड्री. तो यहां पे हम बाउंड्री को क्रिटिकल कहते हैं. तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज क्रिटिकल और ग्रेटर देन दैट, दोनों कंडीशन इसलिए लगाते हैं. इक्वल टू क्रिटिकल का मतलब ये करना है, स्लाइटली ग्रेटर देन दैट, देन ऑल्सो वी गेट तो मैरिज. तो यहां पे ये दो अच्छी तरह से माइंड में रखना, दो कंडीशन. रे कहां जानी चाहिए? डेंसर टू रेरर. सेकंड, बोलो क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम बिकम्स इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और ग्रेटर देन दैट. अगर ये दो कंडीशन है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. टोटल का मतलब जो एनर्जी है वो 100% रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट होगी मतलब
वही मीडियम में वापस आएगी। और सोचो, ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पर से रिफ्लेक्शन हो रही है, और वो भी 100%। जो हम देखते हैं कि मिरर में भी रिफ्लेक्शन 100% नहीं है, और यहां पे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी रिफ्लेक्शन है और वो 100% है। समझ रहे हैं? बस फिजिक्स को एंजॉय करो। क्या खूबी है देखो, मीडियम ट्रांसपेरेंट है फिर भी टोटल रिफ्लेक्शन है, 100% रिफ्लेक्शन है। तो यहां पे अब उसकी फॉर्मूला डिराइव करें तो बाय स्नेल्स लॉ, जहां पे इंसिडेंट रेज है उसको हम कहते हैं मीडियम 1। यहां पे मीडियम 1 जो है वो डेंसर मीडियम है, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट इज μ1। और सेकंड मीडियम जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो है मीडियम 2, रेरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2। हाँ, बहुत सारी बुक में ये 1 और ये 2 कहते हैं, तो वो 1 2 2 1 के झंझट में मत पड़ना, कंफ्यूज मत होना। पकड़ के रखना पॉइंट, पकड़ के रखना पॉइंट डेंसर टू रेरर, बस आपका मेन पॉइंट ये है। तो स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे 1 2 2 तो μ1 sin I is equal to μ2 sin R। When R becomes 90, I is known as critical angle, μ1 μ2, therefore sin I suffix c is equal to μ2 by μ1, क्योंकि sin 90 is equal to 1। यहां पे ये ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, बोलो मैथ्स वाले, 1। तो सिंपल सी बात है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है या लेस देन 1 होगी, 1 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो लेस देन 1 होगी मतलब ये रेशियो लेस देन 1 कब होगा, तो ऊपर की वैल्यू कम हो, नीचे की वैल्यू ज्यादा हो। तो ये एमसीक्यू में आपके डाउट्स होंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। तो यहां पे ये ध्यान रखना कि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। रेरर की मतलब वैल्यू कम है, डेंसर की ज्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, तभी साइन फंक्शन पॉसिबल है। भूल जाओ तो, समझ रहे हैं? ये मास्टर पॉइंट्स लिख के रखो, मार्जिन पॉइंटर मास्टर पॉइंट्स है। नाउ इन दिस केस μ2 इज इक्वल टू 1 एयर है और डेंसर मीडियम को म्यू कहें, तो साइन आई सफिक्स इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। अब इस पर से हम कोई भी मीडियम की क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं अगर ये डेंसर मीडियम एयर में है तो। अगर एयर में नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करना, ये एक्चुअली म्यू है, μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1 इज 1 बाय म्यू। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि अभी टाइम डिस्टर्ब होगा। नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन टेक्स्ट बुक में दिए हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्यों?
क्योंकि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है और उस पर से अगर हम उसकी क्रिटिकल एंगल निकाले तो मिलती है अप्रॉक्स 24 डिग्री। मतलब कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल ही बहुत कम है, इसलिए रो डायमंड में अगर रे इंसिडेंट होती है तो वो स्पार्कलिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको हम कट करते हैं, कट का मतलब अलग अलग इंटरफेस बनाते हैं अलग अलग एंगल पे, यहां पे ये अलग अलग एंगल पे बनाते हैं, तो ये सब जो इंसिडेंट होगा उसकी एंगल अलग हो जाएगी। इसलिए डायमंड में जैसे जैसे कट करेंगे, जितने ज्यादा कट करेंगे उतना ही वो स्पार्कलिंग होगा, क्योंकि उसकी क्रिटिकल एंगल 24 है। तो नॉर्मली जो भी रे इंसिडेंट होंगे उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन 24 हो ही जाएगी। देखना 24 इज वेरी स्मॉल और 24 से ज्यादा है तो क्या होगा, तो कि वो रे अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, मतलब कि अंदर से वो इल्यूमिनेट दिखाई देगा, इसलिए वो स्पार्कलिंग करता रहता है। सेकंड, नॉर्मली ग्लास के प्रिज्म जो बनाते हैं तो नॉर्मली ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और जो अच्छे ग्लास है थोड़ी ज्यादा डेंसर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54, 1.56 अप टू 1.6। तो नॉर्मली ग्लास के लिए जो हायर के है उसको फ्लिंट ग्लास भी कहते हैं, तो उसकी क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो लगभग 42 डिग्री मिलेगी। वी गेट अप्रॉक्स 42 डिग्री। थर्ड केस है मिरर, जो आपने 10th में अच्छी तरह से रटा था। यहां पे हम समझेंगे व्हाट इज मिरर और कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये फेनोमेना है। और आज के जमाने में कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो रोल है ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये सब उसके एग्जाम्पल है। वन बाय वन हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे जिससे कि हम ये फेनोमेना को अच्छी तरह से समझ सके। तो पहले लेते हैं प्रिज्म के लिए। तो यहां पे जो फिगर दी है वो फिगर में प्रिज्म है 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री है तो नेचुरली ये होगा 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी 1.5 है तो क्रिटिकल एंगल बनेगी 42 डिग्री। मतलब ये हुआ कि अगर डेंसर टू रेयरर कंडीशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो यहां पे सपोज हम परपेंडिकुलरली रे इंसिडेंट करते हैं तो यहां पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है, मतलब कि विदाउट डेविएशन वो रेयरर टू डेंसर जाएगा। अब ये सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 90 डिग्री तो ये बन गया 45।
तो नॉर्मल के साथ ये भी हो गया 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है, और ये डेंसर टू रेरर जा रही है, रे डेंसर टू रेरर जा रही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब ये हुआ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन लॉ के मुताबिक ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, मतलब यहां पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा तो डेविएशन नहीं होगा, और ये बाहर निकलेगा, यहां से इन हुआ तो यहां से वो आउट निकलेगा। ऐसे प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगी एक सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है कि अगर हम यही प्रिज्म को ऐसे रखते हैं, ये साइड ऐसे, ये 90 ही है, तो क्या होगा? तो थिंक अबाउट दिस कि रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, तो विदाउट डेविएशन वो अंदर जाएगा, फिर से ये 90, ये 45, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करे तो ये भी 45, यहां ध्यान रखो, ये 45 डिग्री, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, डेंसर टू रेरर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई तो यस, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई, यहां पे क्या होगा, ये दूसरा नॉर्मल इस सरफेस के लिए, फिर से ये डेंसर टू रेरर 45 डिग्री, फिर से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहां से इन करेंगे तो यहां से आउट होगा। ये प्रिज्म के लिए सेकंड सिचुएशन है। ऐसे ही अगर ये 90 डिग्री, राइट, वन बाय वन एक एक लेते हैं, ये 90 डिग्री, अब कोई एक तरफ से अगर हम रे इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा, तो ये रे इंसिडेंट किया जो नॉर्मल के साथ कितना हुआ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन 42, तो इसकी ये डेविएशन होगी, फिर से यहां डेंसर टू रेरर, यहां पे रिफ्रैक्शन ही है, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और यहां से वो बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ये रिफ्रैक्शन है, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। सेकंड लेंगे तो वो भी ऐसे मिलेगी, मतलब एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं तो इमेज जो है, देख रहे हैं, ये उल्टी हो जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन जाएगी जो उल्टी हो जाएगी। तो ये इजी है, दो ही पॉइंट पकड़ के रखने हैं
कि denser to rarer an angle of incidence is greater than critical angle। तो ये प्रिज्म की थोड़ी बहुत फिगर है जो टेक्स्ट बुक में ये थीम दी है। सेकंड है मिराज, जो आपने 10th में बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था। याद करो क्या है मिराज। तो कि इन समर जब सरफेस हॉट होती है तो ड्यू टू इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऊपर का जो एयर मीडियम है जो ये सरफेस की कांटेक्ट में है वो टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कंपैरेटिवली डिक्रीज होगा। मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम सरफेस टू हाइट, हियर डेंसिटी इंक्रीजेस। मतलब यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहां पे डेंसिटी मिनिमम होगी। अब सपोज यहां पे आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो कि इसकी अगर टॉप देखें तो टॉप है डेंसर मीडियम में। अब यहां से रे लेते हैं तो डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर, और डेंसर टू रेरर का मतलब हुआ उसकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंक्रीज होगी। मतलब इसका जो एंगल है उससे वो ज्यादा बनेगा, मतलब ऐसे बैंड होगा, इंक्रीज होगा ये, फिर और इंक्रीज होगा। मतलब कि इफ वी आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स तो क्या होगा, ऐसे ऐसे ये क्रिटिकल एंगल बनेगा 90 डिग्री, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मतलब कि अगर आप यहां से देख रहे हैं, इफ योर आईज इज हियर, आप यहां से देख रहे हैं तो आपको मालूम है हमारी आई में जो दिखाई देता है वो स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई देता है। दैट्स व्हाई दैट इज नॉन एज साइट ऑफ रे। जो रेक्टिलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में है। मतलब ये हुआ कि यहां पे हमें जो स्ट्रेट लाइन में है वो दिखाई देगा। मतलब ये टॉप जो है वो हमें यहां पे दिखाई देगा। मतलब ये जो ट्री है उसकी टॉप हमें यहां पे उल्टी दिखाई देगी, और उल्टी दिखाई देगी मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा लगेगा कि वहां पे ट्री के पास पानी है, दैट इज द वाटर, और उसमें उसका इमेज बन रहा है जिससे कि हमें लगेगा कि वहां पे पानी है। तो आपको मालूम है डेजर्ट में तो पानी इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इसलिए इसको गुजराती में मृगजट ऐसा भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिराज। मिराज इज अ फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कभी आप दोपहर को अपनी कार में जा रहे हैं तो देखते हैं कि जो रोड की सरफेस है, दूर दूर आप देखेंगे रोड की सरफेस है, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि पानी पानी है वहां पे। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे
आपको लगेगा कि पानी आगे आगे जा रहा है। आप जहां पे देख रहे थे कि पानी है, वहां पे एक्चुअल में पानी नहीं था। क्यों आपको ऐसा दिखाई दिया? दैट इज ऑल्सो मिराज, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।